कोई भी अनटचेबल नहीं होता पॉलिटिक्स में। हाँ, बीजेपी के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी जो है उन्होंने लोगों के साथ एक विश्वासघात किया है। देखिए कितना डर है कि जिस दिन मैंने ये कहा कि मैं पैंथर्स पार्टी को दोबारा रिवाइव करने जा रहा हूँ, तो मेरे कहते ही 2 दिन के बाद ही उन्होंने दफ्तर जो है वो सील कर दिया। वहाँ पे रोज़ाना नया कानून बन जाता है, बगैर लेजिस्लेचर की नॉट के कानून बन जाता है। बाबू लोग कानून बनाते हैं, क्लर्क कानून बनाते हैं, और उस कानून को लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। आप भी तो कोई 100 करोड़ रुपए के बंगले में रह रहे हैं। एलजी साहब को भी अगर पूछा जाए, 100 करोड़ से ज़्यादा होगा, उसकी तो बहुत कीमत है इस वक्त। आपका जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कितना, इसमें कितना होगा? इससे इन्होंने बनाया 30 करोड़ रुपया। 30 करोड़ रुपया तो एक एक बीजेपी का नेता डकार गया यहाँ, कि बीजेपी के लोगों ने 30-32 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसके बाद कहा कि अब ये ख़त्म हो गया, एनपीए उसको डिक्लेयर कर दिया गया। नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। जिस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर में कई मामले चल रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इशू है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसको लेकर काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो है विरोध भी इस समय सामने आ रहा है, और कई विरोध प्रदर्शन भी जो है इस समय किए जा रहे हैं। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और नेशनल पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो इस समय जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं, इन पर इनका क्या कहना है। देखिए, बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी लोगों को पिछले 7-8 वर्षों से, जब से बीजेपी की हुकूमत आई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे उन्होंने लोगों के साथ किए, बड़े बड़े आश्वासन लोगों को दिए, बड़े बड़े नारे उन लोगों ने दिए, अच्छे दिन की बातें की, महंगाई दूर करने की बातें की, बेरोज़गारी दूर करने की बातें की, और लोगों को बहुत सुनहरे सपने उन लोगों ने 2014 की इलेक्शन में दिखाए। उसके बाद लगातार बीजेपी जीतती रही और लोगों को ये लगता रहा कि शायद अब होगा, अब इन वादों के ऊपर अमल दरामद की जाएगी, अब अच्छे दिन आएंगे, अब पैसे आएंगे खातों में, अब रोज़गार मिलेगा। लेकिन अब 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मायूसी लोगों की जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। लोगों को हासिल कुछ नहीं हुआ। लोगों के पास था जो कुछ, वो भी सरकार ने उनसे छीन लिया। लोगों की ज़मीनें जिनके ऊपर वो पिछले 50 सालों से, 60 सालों से, 100 सालों से बैठे हुए थे और खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे, वो ज़मीनें भी सरकार ने उनसे छीन ली। गिरदौरियाँ उनकी काट दी गई। गाँव में अगर आप चले जाएं तो लोग उन्हीं ज़मीनों के ऊपर निर्भर थे अपनी रोज़ी रोटी के लिए, और उन्हीं ज़मीनों के ऊपर उन्होंने अपने कुल्ले बनाए हुए थे, झोंपड़ियाँ बनाई हुई थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की है, ये इतिहास में अपने आप में एक पहली मिसाल होगी, क्योंकि सरकार देती है लोगों को, उनसे छीनती नहीं है। तो आपने जितने भी लोग ये थे जो नवा तोड़ करके बैठे हुए थे, या जिन्होंने रोशनी के तहत गरीब लोगों ने ज़मीनें हासिल की थी, या फिर काचराई की ज़मीनें थी, वो गांव की ज़मीनें होती हैं, वो लोगों की ज़मीनें होती हैं, उनको भी आपने उनसे बेदखल कर दिया और अब प्रॉपर्टी टैक्स उनके ऊपर थोप कर आपने एक नया जजिया जो है वो लोगों के ऊपर लगाया है। जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप इतने टैक्सेस इन लोगों के ऊपर लगाएं। जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको आप ठीक नहीं कर पाए। एडवर्स सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ है। यहाँ कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ, व्यापारियों को हुआ, दूसरे लोगों को हुआ, और बेरोजगारी दर सबसे ऊपर कहा जाता है हिंदुस्तान में। उसके बावजूद भी, ऐसे हालात के बावजूद भी आप एक नया टैक्स लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। टोल टैक्स आपने पहले लगाया, कहा जी ये थोड़ा सा टैक्स लगेगा, बाद में हम इसको उठा लेंगे, लेकिन उसके बाद वो 25 रुपये से शुरू होकर आज 300 रुपये तक पहुंच चुका है टोल टैक्स।
इसी तरीके से आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं और अभी आप किसी न किसी तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए और एक बार जब ये लोगों को हो जाए कि अब प्रॉपर्टी टैक्स तो लगना ही है, तो अपने मर्ज़ी से आप उसके रेट्स जो है वो बढ़ाते जाएं। तो ये एक ऐसा फैसला है जो लोगों के लिए एक बहुत ही मुसीबत का बायस बनेगा। और ऐसे हालात में जबकि महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं या बेरोज़गारी की, ये टैक्स यहाँ इस वक्त किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। लेकिन सरकार का अपना एक स्टेटमेंट है, उनका अपना कहना है कि पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स लागू है और जितने भी डेवलपमेंट के जो काम होते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से होते हैं, चाहे वो अर्बन में क्यों ना हो। म्यूनसिपैलिटीज़ तभी बेहतर और हेल्दी हो सकती हैं जब तक प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाया जाए, और कई सेंट्रल ग्रांट्स हैं जो तभी मिलती हैं अगर प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे। उस पर क्या? देखिए, बड़ा अजीब लॉजिक है कि इसी से डेवलपमेंट होगी। आपका जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इसमें कितना होगा? इससे इन्होंने बनाया 30 करोड़ रुपया। 30 करोड़ रुपया तो एक एक बीजेपी का नेता डकार गया है यहाँ। आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोगों ने 32 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसके बाद कहा कि अब ये ख़त्म हो गया, एनपीए उसको डिक्लेयर कर दिया गया और सारी दुनिया को आप सूली पे लटका कर 30 करोड़ रुपया करेंगे, उन सबको नाराज़ करके, तो इनको क्या हासिल होगा? आप जे.एंड.के को रिलैक्स भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि बाकी जगह लगाया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं है। यहाँ रोज़गार ही नहीं है जितना बाकी जगहों पे ऊपर है। बेरोज़गारी में हम सबसे ऊपर जा रहे हैं और इतनी जो मिलिटेंसी है वो भी जम्मू कश्मीर ने ही देखी है और किसी स्टेट ने तो ऐसा हालात देखे नहीं हैं। आतंकवाद का सामना जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है और आज भी कर रहे हैं। आज भी जो है वो कहीं बम फट रहा है, कहीं सिविलियंस को मारा जा रहा है, कहीं बच्चों को मारा जा रहा है, ऐसे हालात हैं। और उसके बाद हालात देख लीजिए, आपने शहरों के अंदर कोई साफ सफाई भी हो कम से कम, बाकी नहीं हम कहते कि आप सीवरेज और ड्रेनेज की बात ही आप रहने दीजिए। हर साल हिंदुस्तान में टेल एंडर डिक्लेयर होता है जम्मू कश्मीर, ये जो स्वच्छ जो एक सर्वे जो होता है उसमें सर्वेक्षण जिसको ये बोलते हैं, ये जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यूनियन ऑफ इंडिया की करती है, उसमें तो आखिर में नाम आता है जम्मू कश्मीर का। भाई, जहां आपने बनाया हुआ है कुछ जो अच्छी सुविधाएं लोगों को दी हुई हैं, आप वहां अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात हैं, बद से बदतर हुई है शहरों की हालत। जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और बारिश होती है तो पानी लोगों के घरों में ज़्यादा आता है, नालों में कम होता है। तो कौन सा आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। और लोगों को इस तरीके से आप ये समझते हैं कि हम जो कुछ मर्जी इनके ऊपर थोप देंगे और ये बोलेंगे नहीं, तो ये आपकी गलत सोच है और आने वाले वक्त में आपको लोग इसका करारा जवाब भी देंगे। लेकिन सरकार भी जो है इन प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफ़ी अब सामने आई है और थ्रू मीडिया वो कई तरह की उन्होंने वहाँ पर बताया भी है कि किस तरह से टैक्स लगेगा और कितना नॉमिनल सा टैक्स होगा। और इस बीच में एलजी महोदय का भी जो है एक बयान आता है कि हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसके लिए पैसे खर्च सकते हैं, महंगा महंगा मोबाइल ले सकते हैं, तो एक नॉमिनल सा प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम? आप भी तो कोई 100 करोड़ रुपए के बंगले में रह रहे हैं। एलजी साहब को भी अगर पूछा जाए, 100 करोड़ से ज़्यादा होगा, उसकी तो बहुत कीमत है इस वक्त। ये बातें सिर्फ कहने की बातें हैं, लोगों को ऐसी बातों से बहलाया नहीं जा सकता है। आप उनकी जेब भी काट रहे हो और उनको कहते हो कि आप मोबाइल लेते हो। अरे भाई, लोग अपनी अर्निंग से लेते हैं, लोग कमाते हैं तो लेते हैं। घर बनाया उन्होंने तो अपनी कमाई से बनाया, कई बार लोन लेके घर बनाया है। कर्जा कब चुकाएंगे और टैक्स कब देंगे आपको? ये तो बड़ा अजीब सा बेतुका सा जस्टिफिकेशन आप देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, आपने वो महंगी चीज़ खराई है तो आप प्रॉपर्टी टैक्स भी दे दीजिए। लोगों ने घर अपने पैसे से बनाए हुए हैं, किसी का एहसान नहीं है उस पर।
जमीनें भी उन्होंने खरीदी, मकान भी उन्होंने बनाए, और टैक्स लेने के लिए आप आ गए। ये अजीब सी बात एक लगती है, और इसके ऊपर सरकार को चाहिए, सरकार को लोगों को सुविधाएं देनी होती हैं, उनको निचोड़ना नहीं है। और हमारा जो आयन है वो ये कहता है कि वी आर अ वेलफेयर स्टेट। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें कहा गया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देनी सरकार की जिम्मेदारी बनती है एज ए वेलफेयर स्टेट। लेकिन आप ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं, रोज़ाना नया कानून बन जाता है, बगैर लेजिस्लेचर की नॉड के कानून बन जाता है। बाबू लोग कानून बनाते हैं, क्लर्क कानून बनाते हैं, और उस कानून को लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। एक किस्म का डिक्टेटरशिप है ये, कि जो वो चाहेंगे वो कर लेंगे। कानून बनाना कानून साजिया का काम है, लेजिस्लेचर का काम है, क्योंकि लेजिस्लेचर में चुने हुए नुमाइंदे आते हैं जो लोगों की अपेक्षाओं के को समझते हैं, उनके जज्बात को समझते हैं, और उसी के मुताबिक वो फैसला लेते हैं। इसीलिए इसमें एक चीज़ ये भी देखी गई कि म्यूनसिपलिटी को भी, म्यूनसिपल जो काउंसलर थे चुने हुए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी बाईपास किया गया उसमें। देखिए, ये तो अब अपना मनमर्जी का कानून ये लगाते हैं, और जो दिल करता है वो थोप दिया जाता है। मुझे लगता है लोगों को भी उठ खड़े होना होगा अब, कि एक तो प्रॉक्सी रूल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और ऊपर से आप कानून भी जो हैं वो क्लर्कों से कानून बना के उसके ऊपर जो है वो ठप्पा लगा के कह देते हैं कि इसको लागू कर दीजिए। लोगों की कोई अहमियत नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ऐसे मसल रहे हैं पाँव के नीचे कि हम जो मर्जी आपके साथ कर लें। देखिए, आपने देखा होगा कि स्टेट को किस तरीके से छीन लिया गया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, डिमोट कर दिया। और डिमोट करने के बाद लोगों को कहते हैं कि आप खुशियां मनाइए कि आपकी स्टेट चली गई और आप यूनियन टेरिटरी बन गए, और जो नहीं मनाएगा उसको कहते हैं राष्ट्र विरोधी हो गया, उसको प्रताड़ित करेंगे। इलेक्शन 5 सालों से ड्यू है। 2018 में जून में असेंबली सस्पेंड हुई थी, उसके बाद फिर डिसॉल्व हो गई, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि जहां असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व हो, प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो, वहां 6 महीने के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। संविधान हमारा कहता है, लेकिन बीजेपी को ना संविधान की परवाह है ना कानून की परवाह है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारी तरफ से तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन जो कमीशन बैठा था उसकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। इलेक्टोरल रोल की भी जो तैयारी करनी थी कर ली है। सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर उनको जैसी क्लियरेंस मिलती है, ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि आने वाले शायद अप्रैल या मई में इलेक्शन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होंगे? देखिए, ये तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, वो कहते हैं जल्द इलेक्शन होगी, जल्द होगी। तो वो उस जल्दी की परिभाषा क्या है इनकी? व्हाट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड जल्दी? ये बड़ा अजीब लगता है। 4 सालों से आप कह रहे हैं जल्द इलेक्शन होंगे, जल्द स्टेटहुड भी मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से इस निज़ाम को चलाया जा रहा है। बाहर से जो बाबू लोग हैं, जो यूपी से हैं, जो बिहार से हैं, जो झारखंड से हैं, जो इनके चहेते हैं, उनको लाकर जम्मू कश्मीर को उनके हवाले कर दिया, आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, जैसे मर्ज़ी चला लीजिए। तो ये एक डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है? बाहर से लोगों को जानकारी नहीं है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में समस्याएं क्या हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की भाषा, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनकी समस्याएं, वो कैसे समझेंगे? 2-2 साल के लिए यहाँ लगाए फिर ले जाते हैं, जब तक समझ आती है तब तक वो बाहर चले गए होते हैं। और ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं उन तक लोगों की पहुंच भी नहीं है, लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं उन तक। चुनी हुई सरकार में नुमाइंदा जो है वो अवेलेबल रहता है कि कोई भी उनके पास जा सकता है, एमएलए से मिल सकता है। एमएलए को भी पता है
नुमाइंदों को पता है, अगर नुमाइंदे बने हों, कि हमने इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, इनको जवाब देना है। और अगर हम काम नहीं करेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे भी। और आने वाले वक्त में भी जो है जो एक जवाबदेही होती है वो रहेगी। लेकिन यहाँ तो किसी की जवाबदेही नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक रूल में तो किसी को जवाब भी नहीं देना है आपको, इसलिए काम हो या ना हो इनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब आगे मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में नेशनल पैंथर्स पार्टी किस तरह किन मुद्दों को लेकर है आम जनता में जाएगी और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए किस तरह से तैयारी करेगी कि असेंबली इलेक्शन अगर होते हैं तो उनमें वो लोगों के बीच में जाकर वोट मांगे। देखिए, पैंथर्स पार्टी तो पहले भी लोगों के मुद्दों को उभारती रही है, आज भी उभार रही है, कल भी उभारेगी। इनफैक्ट लोगों को उम्मीद ही पैंथर्स पार्टी से है। हम पिछले 8 वर्षों से लगातार हारने के बाद भी संघर्ष करते रहे, और एक भी दिन नहीं बैठे होंगे जब हमने लोगों का मुद्दा कोई नहीं उभारा होगा। जम्मू में, कश्मीर में, दिल्ली में जाकर हमने लोगों के मुद्दों के ऊपर प्रदर्शन किए और लोगों के मुद्दे उभारे और सरकार को कटघरे में खड़ा किया बहुत सारे मुद्दों के ऊपर। वही हम करेंगे। आज लोगों को बहुत समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूलों में मास्टर कहीं नहीं रहे हैं। अगर आप गांव में चले जाएं, दूर दराज के इलाका जात में चले जाएं, तो डिस्पेंसरियों में डॉक्टर नहीं है। 2-2 साल से डिस्पेंसरियों को ताले लगे हुए हैं। अभी मैं 1 महीना पहले गया था एक टंडार जगह, वो कहते हैं कोई 2.5 साल से वहाँ डिस्पेंसरी को ताला लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैंने भी जो मुतलका अधिकारी हैं हेल्थ के, उनको भी कहा, वो कहते हैं जनाब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है। अब किसी के हाथ में नहीं है कुछ तो नौकरी अपनी तनख्वाह क्यों ले रहे हो भाई? जो डायरेक्टर हैं, चाहे वो सीएमओ हैं, चाहे वो दूसरे बड़े अधिकारी हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी जो है इनकी बरकरार रहनी चाहिए, कुर्सी इनको मिलनी चाहिए, काम तो कोई भी नहीं हो रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। राशन लोगों को वक्त पे नहीं मिल रहा है, कम राशन बहुत सारी जगहों के ऊपर मिल रहा है, सड़कों की हालत ख़राब है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में नेशनल पैंथर्स पार्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी हाँ, जो भी सरकार जो बन के आएगी और लोगों की समस्याओं को हल। देखिए, बिल्कुल करेगी। और बीजेपी को आज अगर कुछ डर है तो पैंथर्स पार्टी का ही है। लेकिन क्योंकि इसमें खड़े होने वाले लोग हैं जो खड़ा होकर मुकाबला कर सकते हैं, बाकी पार्टियों ने लगभग सरेंडर ही कर दिया है। और पैंथर्स पार्टी को तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें बीजेपी करती रही है। बहुत सारे लोगों को जो है इस ड्यूटी के ऊपर अभी भी इन लोगों ने लगाया हुआ है कि पैंथर्स पार्टी को किसी तरीके से तोड़िए, उसमें खलल डालिए, क्योंकि यही पार्टी है जो बेनकाब कर सकती है उनको, और इसी पार्टी का उनको डर है। इसलिए कुछ लोगों को खरीदा गया है, पहले खरीदा गया, कुछ को अब खरीदा गया है, कुछ लोग पहले ही उनके गोदी में जाकर बैठ गए हैं, और कुछ लोगों को रखा हुआ है आप यहाँ रहकर इनकी मुखालफत करो और पैंथर्स पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करो। लेकिन ना तो हम पीछे हटने वाले हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई डर है हमें। आज कोई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से तो हम लड़ रहे हैं, और हर्षदेव अकेला टक्कर ले सकता है बड़ी से बड़ी ताकत से। उसी उसी चीज़ को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पुलिस भी जो है अब आपके समर्थकों को, जो नेशनल पैंथर पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उन पर कार्रवाई करती है जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है। अभी हाल ही में एक आपके समर्थन में भी विरोध प्रदर्शन था जिसे पुलिस ने रोका और डिटेन भी किया, उस पर क्या कहें? देखिए, मैंने आपसे कहा कि बीजेपी जो है वो हर तरीके से कोशिश कर रही है कि पैंथर्स पार्टी के वर्कर्स को डिमोरलाइज कर सके, लेकिन वो तो होने वाला है नहीं। बीजेपी अब एक्सपोज हो चुकी है, लोग निराश हो चुके हैं, लोग परेशान हैं बीजेपी से, और लोग पैंथर्स पार्टी को एक विकल्प के तौर पे मान रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जितने मुद्दे हमने उभारे हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से ओपनली आगे नहीं आ पाई है। हर एक को अपना अपना डर है या अपना अपना इंटरेस्ट है। लेकिन हमने ना धूप देखी, ना छाँव देखी, ना हमने ये देखा कि कौन सा बीजेपी का नेता दिल्ली का, जम्मू कश्मीर का खड़ा है। जब भी हमें लगा कि वो गलत कर रहा है, जब भी हमें लगा कि इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, जब भी हमें लगा कि कहीं ओमिशंस कमीशंस हैं, तो हम उठ खड़े हुए और हम उसके खिलाफ बोले।
कल भी बोलते रहेंगे, आज भी बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का एक बड़ा पुराना यहाँ पे ऑफिस रहा है गांधीनगर में, सरकार ने कार्रवाई की, उस ऑफिस को बंद कर दिया। इस पर सर आपका बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक ऑफिस था हमारा। देखिए कितना डर है कि जिस दिन मैंने ये कहा कि मैं पैंथर्स पार्टी को दोबारा रिवाइव करने जा रहा हूँ, तो मेरे कहते ही 2 दिन के बाद ही उन्होंने दफ्तर जो है वो सील कर दिया वहाँ पे, और दफ्तर बंद कर दिया। दफ्तर से हमें निकाल सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों से बाहर तो नहीं निकाल सकते हैं। आज हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से लोगों का प्यार हासिल किया है। और आने वाले वक्त में लोग इनको सत्ता से बाहर करेंगे, ये हमें ऑफिस से बाहर कर रहे हैं। जी। मान लीजिए जैसे अभी नेशनल नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है वो एक असेंबली में एक अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है, उनकी सीट्स आती हैं और अलायंस करने की ज़रूरत पड़ जाए अगर किसी के साथ, तो अलायंस के बाद तो क्या लगता है कि आप किस तरह से देखना चाहेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर वो हो उस विधानसभा का, और उसमें अगर मुख्यमंत्री के रूप में आप अगर आप देखते हो तो कौन आपको लगता है कि कोई पोटेंशियल ऐसा? बाद की बातें हैं, जब इलेक्शन हो जाती है अलायंस की बात। जो जम्मू के हित की बात करें ज़्यादा, क्योंकि जम्मू को हमेशा डिप्राइव किया गया है, उस बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि अगर कल अगर अलायंस करने की ज़रूरत पड़े तो ऐसे व्यक्ति के या ऐसी पार्टी के साथ आपका अलायंस हो जो जम्मू को ज़्यादा प्रेफरेंस। देखिए जो भी कोई भी अनटचेबल नहीं होता पॉलिटिक्स में। हाँ, बीजेपी के साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि बीजेपी जो है उन्होंने लोगों के साथ एक विश्वासघात किया है, और जो उनका रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं एंटी पुअर रहा है। बाकी जो पार्टियां हैं जो संविधान में विश्वास रखती हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं, जो हमारे आयन, हिंदुस्तान के आयन को मानती हों, जो हमारे झंडे को मानती हों, वो पार्टियां मिलकर हम जो है एक मुहिम चला सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो डिक्टेटरशिप है इसके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं और आगे जो है वो सरकार चला सकते हैं। स्टूडियो के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने जैसे सुना हर्षदेव सिंह जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो लड़ाई है लोगों के हितों के लिए वो लगातार वो लड़ते रहेंगे, और जिस तरीके से बीजेपी यहाँ के लोगों के लिए जो नीतियाँ अपना रही है, एंटी पीपल जो नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनके खिलाफ इनकी जो पार्टी है वो संघर्ष करती रहेगी, लड़ती रहेगी, और आने वाले समय में ये ज़रूर उभर के आएंगे, आगे आएंगे, और जो भी अगर सरकार आगे बनती है उसमें एक वाइटल पार्ट जो है प्ले करेंगे ताकि जम्मू के लोगों के हितों की जो है रक्षा की जा सके।